दोस्तों, मैं मिस इंडिया आपका स्वागत करती हूँ अपने इस ड्रंक खबरी प्लेटफॉर्म पर। मैं तो मेरे देश भारत से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर आप भी करते हो तो इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर एक भारतीय होने का फर्ज जरूर से पूरा करना। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद इजरायल के शहरों पर हजारों की संख्या में रॉकेट बरसने लगते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं कि 2200 रॉकेट फायर किए गए, जबकि हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए। आज तारीख 16 अक्टूबर तक इजराइल पैलेस्टाइन के बीच युद्ध में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 1000 से अधिक पैलेस्टीनियन और 400 से अधिक इजरायली शामिल हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है, वो है हमास। इजरायल जैसा बेहद शक्तिशाली देश, जिसकी सीमाओं पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और जिसके आकाश को आयरन डोम के कवच से भी सुरक्षित माना जाता है, यहाँ तक कि जिसके खतरनाक हथियारों के बारे में दुनिया में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। उस इजरायल के अंदर सीमाओं को तोड़ते हुए हमास के लड़ाके इजरायल के अंदर घुस गए। दोस्तों, हमास का यह हमला बेहद सफल साबित हुआ। इजरायल पर 7000 से ज्यादा रॉकेट हमले कर दिए गए। हमास के आतंकी इजरायल के कई नागरिकों को कैद कर गाजा भाग गए। इजरायल के न्यूज़पेपर जो दावा कर रहे हैं, उसके मुताबिक हमास इजरायल के अंदर घुसकर घरों में आग लगाने लगा और लोगों पर फायरिंग करने लगा। इतना बड़ा हमला के चंद घंटे बाद इजरायल के प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। सवाल ये है कि इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर हजारों रॉकेट्स की स्टॉक पाइलिंग करी जा रही थी। गाजा में ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है, गाजा इजरायल बॉर्डर पर, वहां पर कैमरा है, ग्राउंड मोशन सेंसर है, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल होते हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर क्यों फेल हो गए? इजरायल की आर्मी ने ऑपरेशन आयरन शॉट शुरू कर दिया, जिसके बाद हमास के ठिकानों पर बमबारी शुरू हो गई। हमारी इंडियन सरकार का भी स्टांस यही रहा है। हिस्टोरिकली इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, मनमोहन सिंह हों या फिर मोदी ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी तो एक्चुअली में पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पैलेस्टाइन को विजिट करने वाले। अब जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, वह शॉक एक्सप्रेस करते हुए आई है आतंकवादी हमलों को लेकर, और वह सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम्स और उनके परिवारों के साथ। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जो यहाँ कर रहा है आज, वह सिर्फ और सिर्फ आतंक है। तो आखिर क्या है ये हमास जिसने इजराइल की नाक में दम कर दिया है? हमास के बारे में हर महत्वपूर्ण बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हमास एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उत्साह। हमास का लक्ष्य है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य की स्थापना। 1987 में हमास की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना के पीछे भी एक इतिहास है। जब इजरायल ने 1947 के बाद अपनी स्थिति एक देश के रूप में मजबूत कर ली, तब फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में मुस्लिम ब्रदरहुड की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 6 डे वॉर के बाद जब इजरायल ने कई अरब देशों को अकेले ही हरा दिया, तो फिलिस्तीन के मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रभाव वाले इन्हीं इलाकों में कुछ संगठनों ने इजरायल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। इसी में से एक संगठन 1987 के दिसंबर महीने में बना, जिसको हमास कहा गया। 1988 के चार्टर में हमास ने कहा कि फिलिस्तीन एक इस्लामी मातृभूमि है, जिसे कभी भी यहूदियों को नहीं सौंपा जा सकता है, और इजरायल से फिलिस्तीन का नियंत्रण छीनने के लिए पवित्र युद्ध यानी जिहाद छेड़ना फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक धार्मिक कर्तव्य है। 1987 के बाद से ही हमास इजरायल को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन पर काम कर रहा है।
हमास का सीधा और स्पष्ट यह कहना है कि इज़राइल एक बनाया हुआ देश है और फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके बना है। 1967 में अरब इज़राइल के बीच 6 डे वॉर हुआ, जिसके बाद फिलिस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा तक सिमट कर रह गया। यानी अगर देखा जाए तो इज़राइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में फिलिस्तीन का आकार गायब होता चला गया और इज़राइल एक देश की तरह स्थापित होता चला गया। बस यही जंग की वजह है। हमास कहता है कि जहां इज़राइल मौजूद है वह फिलिस्तीन की मातृभूमि है, जबकि इज़राइल यह कहता है कि जहां हम मौजूद हैं यह यहूदियों की ऐतिहासिक ज़मीन है। जबकि इसके उलट हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया तमाम मंचों से यही बात बार बार दोहराते आए हैं कि वह इज़राइल को किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि फिलिस्तीन की ज़मीन उनके पूर्वजों की ऐतिहासिक ज़मीन है। फिलिस्तीन की भूमि भी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। फिलिस्तीन के अंदर 2 तरह की सरकारें चल रही हैं। एक सरकार वह है जो कि इज़राइल को स्वीकृति दे दी है, लेकिन दूसरी सरकार हमास के प्रभाव वाली है जो इज़राइल के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता का विरोध करती है। इज़राइल और हमास के बीच अब तक कई युद्ध हो चुके हैं। हमास की मिलिट्री विंग की यह रणनीति होती है कि वह इज़राइल के नागरिकों और इज़राइल के सैनिकों के खिलाफ हमले करते रहते हैं और इन हमलों को वह प्रतिशोध या बदले की संज्ञा देते हैं। हमास अक्सर तभी ज़्यादा हमले करता है जब इज़राइल हमास के बड़े आतंकियों पर टारगेटेड हमला करके उनको ख़त्म कर देता है। हमास बदला लेने के लिए अपनी रणनीति में आत्मघाती हमले भी करता है, लेकिन साल 2001 से नई रणनीति के तहत हमास ने इज़राइल पर रॉकेट हमले भी शुरू कर दिए हैं। हमास के सबसे बड़े नेता का नाम इस्माइल हानिया है, जिसको इज़राइल के अस्तित्व पर सबसे बड़े खतरों में से एक गिना जाता है। हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल न सिर्फ इज़राइल के अस्तित्व का विरोध करते हैं, बल्कि वह अमेरिका के भी विरोधी हैं। अमेरिका ने इस्माइल को आतंकवादियों की लिस्ट में डाल रखा है। हमास गाजा में अपनी पूरी सरकार चलाता है और वह इसके लिए बजट भी पास करता है। हमास के ट्रस्टों के पास 2000 एकड़ की कृषि भूमि है। हमास को कई देशों और कई इस्लामिक संगठनों से आर्थिक मदद भी मिलती है। हमास जो बजट पास करता है उसमें 80% रकम विदेशों से मिलती है। कुल मिलाकर फिलिस्तीन और इज़राइल का मुद्दा सुलझने के बीच सबसे बड़ी समस्या हमास ही है। हमास खून के आखिरी कतरे तक युद्ध की बात करता है और इज़राइल के द्वारा बड़े पैमाने पर हमास के आतंकियों की टारगेट किलिंग के बाद भी और कई बार इज़राइल के द्वारा मुतोड़ जवाब मिलने के बाद भी हमास ने इज़राइल का नामो निशान मिटा देने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। उम्मीद यहाँ पर यही है कि यहाँ लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिले इन दोनों देशों के बीच। लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर लगता है कि वॉर अब भी काफ़ी चलने वाली है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।